Hello everyone, welcome to Poji classes. The key to winning is beginning and welcome back this batch. This batch name is केमिस्ट्री प्रहार. ठीक है, केमिस्ट्री प्रहार हम लोगों का बैच स्टार्ट हो चुका है और ये दूसरी क्लास है आज इसकी. और लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था वो बातें भी करेंगे. और इसके पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बैच को हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सेमेस्टर वाइज पढ़ रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस 24 डेज के अंदर कंप्लीट करना है. इतना अपना एम है. ठीक है, सिर्फ इतना एम लेकर के इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक, तो सभी कैसे है पहले फटाक से बता दो. ठीक ठाक हो? मस्त एकदम बढ़िया. आज तो बारिश हो रही है ना. और अगर बीच में थोड़ा बहुत ब्लिंक करता है तो कर लेने देना, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, इस संडे के लिए कुछ खास बातें जो आप लोगों के लिए भी न्यूज़ में आने वाली है. ठीक है, तभी क्या न्यूज़ में आएगी तो बता देंगे इस संडे क्या होने वाला आप लोगों के लिए. ठीक, चलो तो फटाफट बताओ. ठीक ठाक हो? बढ़िया है ना. तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना. हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, केमिस्ट्री वाला चैप्टर स्टार्ट किया था. केमिस्ट्री में पहला स्टार्ट किया था पीरियड वेरिएशन और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इस चैप्टर को स्टार्ट करने के साथ साथ हम लोगों ने देख लिया था कि इसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में लास्ट हमने पढ़ लिया था, क्या होता है पीरियोडिक टेबल. इसके बाद इसमें हम लोगों ने और चीजें क्या पढ़ ली थी, पीरियोडिक टेबल क्या होता है ये वाली बात पढ़ ली थी. और इसके बाद हम लोगों ने इसमें और चीज पढ़ ली थी कि पीरियोडिक वेरिएशन की प्रॉपर्टीज पढ़ना चालू की थी. हम लोगों ने जान लिया था कि सेल का वेरिएशन कैसे होता है और मैंने भी आप लोगों से बात कर ली थी, सेल का वेरिएशन की बात कर ली थी. और दूसरी चीज मैंने आपको बता दिया था कि मैंने कहा था कि अगर डाउन द ग्रुप चलेंगे तो सेल इंक्रीज होंगे और अगर सेम पीरियड में चलेंगे तो सेल क्या होते हैं, सेम रहते हैं. ठीक है ना, सेल क्या रहते हैं, सेम रहते हैं. बात समझ में आई. लेकिन मैंने एक बात आपको उस दिन बताई थी कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं नेट चार्ज बढ़ता है जिसकी वजह से सेल का साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है. एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है. ये वाली बात हम लोगों ने लास्ट टाइम में कर ली थी. इससे पहले भी मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोगों को मैंने कहा था कि जितना पढ़ाया है उतना सबके सब रिवाइज करके आना. और कुछ इंटेक्स क्वेश्चन थे आपकी बुक में, कुछ इंटेक्स क्वेश्चन थे जो आपको करने थे. आपने इंटेक्स क्वेश्चन सबने किए हैं? जल्दी बताओ, इंटेक्स क्वेश्चन सबने किए हैं कि नहीं किए, फटाफट बताओ. है ना, कर लिए हैं. उन इंटेक्स क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फटाक से पूछो. इंटेक्स क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो आनी नहीं होगी. ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रही जिनको प्रॉब्लम. तो आगे की बात आप सुनते हैं और आगे की बात शुरू करते हैं. आगे की बात में क्या है, ठीक है, एक बार जाके ग्रुप में मैसेज डाल दो कि जो भी लोग क्लास को देखना चाहते हैं आ जाएं. ठीक है, नहीं तो फिर डेली क्या होगा ना, बैकलॉग बढ़ता जाएगा, फिर वो परेशान हो जाएंगे. समझ गए. तो फटाक से आगे की तरफ देखते हैं. तो वो उस इंटेक्स क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है, तो आगे मैंने आप लोगों से ये कहा था कि जब मैं एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा रहा था तो पहली मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी एटॉमिक साइज, यानी मैंने 7 तरह की कुल पीरियोडिक प्रॉपर्टी बताई थी. कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी बताई थी तो आप लोगों को याद भी होगा. एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, है ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी 6 तरह की. टोटल कितनी, 6 प्रॉपर्टी के बारे में बताया था. हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, इसका नाम क्या था, एटॉमिक साइज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. क्या डिस्कस किया था कि एटॉमिक साइज क्या होता है, तो मैंने 2 डेफिनेशन की बताई थी. पहली बताई थी कि एटम के न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल तक की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं या फिर इसी को एटॉमिक साइज बोलते हैं. दूसरा मैंने कहा था कि अगर 2 मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट के प्रेजेंट होते हैं तो उनके न्यूक्लियस के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसका बाई 2 कर दो, उसका हाफ कर दो, तो वो क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज कहलाएगी. ये बात बताया था. फिर हम लोगों ने जाना था कि इसका ट्रेंड कैसा होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रेंड कैसा होगा, यानी अपवर्ड टू डाउनवर्ड चलेंगे पीरियोडिक टेबल में तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज. तो सबने कहा था इंक्रीज करेगा. फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर हम लोग पीरियड में इधर की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होता है. ठीक है, उस डिक्रीज होने का रीजन सिर्फ मुझे आप लोगों ने सब बताया था कि भैया सेल जो है वो डिक्रीज होगी. और डिक्रीज होने का रीजन क्या है, मतलब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा. डिक्रीज होने का मतलब है कि नेट चार्ज बढ़ेगा, है ना. तो मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन के साथ छोड़ दिया था कि नेट चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन कैसे बढ़ेगा, तो ये आपको एक्सप्लेन करना था. तो मेरे हिसाब से कोई भी बंदा ऐसा था जिसने एक्सप्लेन किया नहीं था सही से. और मैंने कहा था कि यूट्यूब पे भी कमेंट करना इस चीज पे जाके, तो किसी ने किया नहीं है. ठीक है, किसी ने भी उस चीज का कमेंट नहीं किया, फालतू कमेंट बहुत सारे किए हैं. ठीक, बात समझ में आई. तो अब एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो कि क्या होता है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है, तो नेट चार्ज बढ़ने की वजह से ऐसा क्या हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नेट चार्ज बढ़ने की वजह से ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या करता है, रिड्यूस करता है. ये बात आप जरा सा ध्यान से समझ लें. कैसे, देखो, अगर हम बात करते हैं कि किसी भी एटम के अंदर अगर ये आप सामने आपके एटम लिखा है उसके अंदर न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रह रहे हैं और इसके बाहर क्या है, ये सेल है. ये सारी की सारी क्या है, सेल है.
जिसमें इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? भ्रमण कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि अंदर की तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जो इसे क्या करता है, बांध के रखता है ना, इसे इस सर्कुलर पाथ से बनाए रखने का प्रयास करता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में ये बात पढ़ी होगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी को उसको सर्कुलर पाथ से घुमाए रखने का प्रयास करता है। तो अब इन इलेक्ट्रॉन को घूमने, सेंट्रीपिटल घूमने के लिए क्या मिलता है? एक अट्रैक्शन फोर्स मिलता है ना। अब वो उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं? उस अट्रैक्शन फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स ही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में वर्क कर रहा होता है, जो इन्हें क्या करता है? स्टेबल बना के रखता है, ठीक है, इस पाथ पे। लेकिन अब बात आती है कि ये देखो, अब ये अंदर की तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। क्यों लग रहा है? थोड़ा जनरल होकर समझो। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, वो प्रोटॉन है और साथ में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा? एक अट्रैक्शन फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। लेकिन हम जब इनमें क्या करते हैं? लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो एटॉमिक, अगर हम इधर से इधर की तरफ चले तो होता क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते हैं। तो बस साइज क्या रहता है? सेम रहता है। तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? हम लोगों ने कहा कि अट्रैक्शन फोर्स जो नेट चार्ज है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज क्या होता है? थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है। तो नेट चार्ज बढ़ता कैसे? तो देखो, अभी मैंने बताया ना कि यहाँ एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। इनके अंदर क्या लग रहा होता है? स्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, है ना, अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स ये लग रहा होता है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसा समझ के चलो, K इज इक्वल टू चार्ज जो होता है ना, जो भी चार्ज होता है, चार्ज वो Q1 Q2 चार्ज को Q1 Q2 लिखते हैं अपॉन R स्क्वायर, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। इनके बीच की डिस्टेंस के रेडियस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लगने वाला फोर्स। तो अब देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, लेकिन बढ़ क्या रहा है? प्रोटॉन भी बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, और ये दोनों क्या है? चार्ज है। ये दोनों क्या है? चार्ज है। तो अगर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा कि नहीं? अगर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा कि नहीं? इंक्रीज होगा। इसी वजह से क्या होता है कि लगातार न्यूक्लियस की तरफ लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इंक्रीज होता चला जाता है ना, जिस वजह से क्या होता है? इनका साइज आगे जाके थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। बात समझ में आई? और ये वाली थ्योरी बिल्कुल गलत है कि जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं उतने ही प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं उतने ही प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। तो बैलेंस हो जाना चाहिए, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन ने बैलेंस किया है। भाई बैलेंस करने वाली बात थोड़ी है यहाँ पे, ऐसे समझो ना, क्योंकि जो चार्ज है, चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बढ़ा रहे हो तो ओवरऑल चार्ज तो बढ़ ही रहा है ना। चार्ज बढ़ रहा तभी अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताओ, ये बात सभी को समझ में आई? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो बेटा, ये वाली जो क्लास है ना केमिस्ट्री की, ऐसे ही फिजिक्स की क्लास लूंगा, ठीक है। अगर आप इस क्लास को लाइव नहीं करोगे ना तो बहुत कुछ छोड़ दोगे अपना, बहुत कुछ छोड़ दोगे और ऐसे ही डाउट में जियोगे, ठीक है। तो अगर ऐसे ही डाउट में जीना है तो छोड़ते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप लाइव अटेंड करते रहो, ठीक। इस संडे को आप लोगों के लिए कुछ खास सोच रहे, कुछ अच्छा प्लान कर रहे, देखते हैं। चलो इधर देखो, अगली बात आती है, अगला टॉपिक हम लोग को इसमें पढ़ना है मेटेलिक कैरेक्टर। क्या पढ़ना है? मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। क्या होता है मेटेलिक कैरेक्टर? फटाक से देखो, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। देखो, व्हाट इज मेटेलिक कैरेक्टर? अब देखो, तुमको एक बात पहले अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम्हें दो बातें अपने माइंड में अभी से फीड कर लो इस पूरे पीरियोडिक टेबल को जानने के लिए। क्या बात? नंबर फर्स्ट, पहली बात, अगर हम डाउन द ग्रुप बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे? डाउन द ग्रुप बढ़ेंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। या हम ये कहेंगे नंबर ऑफ सेल क्या होती है? नंबर ऑफ सेल ये क्या करती हैं? सेल इंक्रीज करती है, ठीक। ये एक बात ये अपने दिमाग में बैठाना। दूसरी बात अपने दिमाग में हम बैठा के चल लो अभी से कि अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, क्या चलेंगे? लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? तो ये मान के चलना कि एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? एटॉमिक साइज
डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और या ये कह सकते हो कि रेडियस डिक्रीज करेगी, रेडियस डिक्रीज करेगी, वही बात है। और नंबर ऑफ सेल क्या रहेगी, सेम रहेगी, नंबर ऑफ सेल क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है, क्या रहती है, सेम रहती है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना है। अब एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों करता है, ये अगर तुमसे कोई पूछ ले वाई, तो बता देना बिकॉज नेट चार्ज, नेट चार्ज, ठीक है, वो इंक्रीज करता है। अब ये दो बात अपने दिमाग में अभी सेट कर लो, क्योंकि अभी मैं जब आगे आपसे पूछूंगा ना कि डाउन द ग्रुप जाने में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो आपको इसी बात से अंदाजा लगाना है और दिमाग में दौड़ाना है, तभी आप बता पाओगे, ऐसे नहीं बता पाओगे, ठीक है। डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पड़ता है अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो। अभी बताते हैं डेंसिटी के बारे में, पहले इधर सुनो, ठीक है, डाइवर्ट ना हो अपने आप से, इधर देखो। तो अब बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर की। ये दो बातें सभी के दिमाग में बैठ गई, ये दो बातें सभी के दिमाग में बैठ गई, जल्दी से बताओ, ये दो बातें सभी के दिमाग में बैठ गई हैं, है ना। दो ही तीन लोग बैठ रही हैं क्या, हाँ ठीक है। अब देखो, अब आगे की तरफ बात करते हैं। आगे की तरफ क्या है, तो अगली चीज अगर हम बताते हैं मेटालिक कैरेक्टर इज व्हाट। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है जब भी कोई एटम या जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखता है, उसे क्या बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं क्या, मेटालिक कैरेक्टर। बात समझ में आई। मेटालिक कैरेक्टर की डेफिनेशन आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, दोज एलिमेंट विच हैव अ टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आयन आर नोन एज मेटेलिक, है ना, आर कंसिडर एज मेटल। उन्हें क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को उनकी क्या कहते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। नई बात समझ में आई, यानी ऐसे एलिमेंट जो अपनी आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें और खुद पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, मेटेलिक, मेटल्स बोलते हैं और मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं किसकी, सोडियम की, किसकी बात करते हैं, सोडियम। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम जो आपका एटम होता है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे अपने में से, माइनस कर दे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अब ये सभी बात आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 9th में पढ़ ली थी, है ना, कि अगर जैसे सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, उसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, इसलिए इसे क्या बोल देंगे, मेटल कह देंगे, ठीक है। मेटल क्यों कहा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और लूज करने के ऊपर इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, इसलिए इसे मैंने क्या बोला, मेटल बोला है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी को पता ही होगा इसका। ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम की बात कर दूं, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो क्या बना देता है, Mg2+ बना देता है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इनका मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं, है ना। और ये जितने भी मेटल्स हैं, ये जितने भी चीजें हैं, ये मेटल्स कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं, मेटल्स कहलाती हैं। लेकिन अगर हम एक चीज की बात करते हैं, किसकी, हाइड्रोजन की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, हाइड्रोजन की। आपके दिमाग में उलझन आएगी अभी हाइड्रोजन के केस में। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसे क्या पूरा करना होता है, डुप्लेट पूरा करना होता है। अगर इसे डुप्लेट पूरा करना है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या तो लेगा या फिर दे देगा, तो ये दोनों ही करता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, अगर सोचो एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसके पास क्या बचा, ये H+ बन गया, इसके पास नो इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं, कुछ इसके पास कुछ नहीं बचा। तो जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उस तरह के एटम को हम क्या कह सकते हैं, उसका दूसरा नाम क्या दे सकते हो, उसे क्या कह सकते हो, उसे क्या कह सकते हो, जल्दी बताओ, उसे क्या कह सकते हो, ये बताओ, उसे प्रोटॉन। वेरी गुड, उसे क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसके पास केवल एक ही चीज, एक ही चार्ज बचा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसे क्या बोल दिया हमने, जो उसने प्रोटॉन की जैसी संरचना ले ली। बात समझ में आई। अब अगर हम बात करें, ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए, अब हाइड्रोजन ऐसा भी कर सकता था कि एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेता, तब की केस की बात क्या होती है, तो बात दूसरी है, अभी वो करेंगे, ये विवादित चीज है। ये क्या है, ये थोड़ा सा विवादों में घिरा रहता है, ठीक है। चलो इधर की बात करते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर हमने समझ लिया क्या होता है, कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखता है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इस उस मेटल, उस एलिमेंट को बोल देंगे मेटल। और ये जो टेंडेंसी है पूरी की पूरी, ये जो प्रक्रिया है, इसे क्या बोल देंगे, मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। बात समझ में आई। अब बात आती है, ये जो मेटेलिक कैरेक्टर है ये किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। अगर हम एटम के रिस्पेक्ट में देखें तो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, यानी ऐसे सोचो कि अगर तुम्हारे पास एक एटम है, ठीक,
और उस एटम को इलेक्ट्रॉन लूज करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली जो टेंडेंसी है ना, ये किन बातों पे डिपेंड करनी चाहिए? तो हमको ये पता है एटम होता है, क्या होता है? एटम। एटम में दो ही चीजें वर्क कर रही होती हैं, एक तो उसकी सेल है ना, और दूसरे उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स। दो ही चीजें है ना। तो अगर मैं पूछूं कि जो इसकी जो मेटेलिक कैरेक्टर है, ये जो मेटेलिक कैरेक्टर है ये किन बातों पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन, डिपेंड ऑन, किन बातों पे ये डिपेंड करता है? तो अगर मैं डिपेंड्स ऑन की बात करूं तो पहला डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पे। किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक साइज पे, है ना। और अगर मैं दूसरी बात करूं तो किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियर चार्ज पे। किस पे? मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियर चार्ज पे, न्यूक्लियर चार्ज पे। ठीक, तो अब देखो, अब आपको सोचना है। अच्छा, अब बताओ एटॉमिक साइज कब इंक्रीज होता है? अगर मान लो मैंने क्या किया, पहले मुझे ये बताओ एटॉमिक साइज कब इंक्रीज होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज कब होता है? अगर हम लेफ्ट टू राइट चले कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड चले? तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है कि अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज कब होता है। पहला ऑप्शन है हम ऐसे चले और दूसरा ऑप्शन है हम ऐसे चले, ठीक है। तो पहला और दूसरे में चूज कर लो। डाउनवर्ड चले, अप टू डाउनवर्ड चले, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ठीक है, वेरी गुड। यानी अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं एटॉमिक साइज इंक्रीज करना चाहूंगा तो मुझे डाउनवर्ड चलना पड़ेगा, और अगर मैं डाउनवर्ड चलूंगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी मैं ये लिख सकता हूँ कि डाउन द ग्रुप चलने से, डाउन द ग्रुप अगर मैं चलता हूँ, डाउन द ग्रुप चलता हूँ तो एटॉमिक साइज तो इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। बट मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? अब आप सोच के बताओ कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अप टू डाउन चलेंगे, अप टू डाउन चलेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? ये बताओ। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है ना। क्यों इंक्रीज होगा ये बताओ? क्यों इंक्रीज होगा ये बताओ, है ना। जैसे मैं लिख दूं लिथियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये चीजें मैं लिखता चला जा रहा हूँ। रूबियम, है ना, रूबियम और स्ट्रांसियम। तो इधर से इधर की तरफ चलेंगे, अपवर्ड डाउनवर्ड चलेंगे, तो जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा, मेटेलिक कैरेक्टर, इनका मेटेलिक कैरेक्टर वो क्या करता है? वो इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है? इंक्रीज होता है। अब क्यों इंक्रीज होता है? तो इसके पीछे आप इस तरह से सोच सकते हो, इंक्रीज होने का रीजन ये सोच सकते हो। देखो, जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ेंगे, है ना, लेस फोर्स रिक्वायर्ड टू गेन इलेक्ट्रॉन। नहीं, बस उल्टा बोल रहे हो, ये चीज नहीं बोलनी है। तुम क्या बोलोगे? क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, और अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये कह सकते हो कि नेट जो इफेक्टिव फोर्स लग रहा है ना उसके ऊपर, वो डिक्रीज हो जाएगा इनको होल्ड करने के लिए, है ना, इनको होल्ड करने के लिए। तो कुल मिला के साइज इंक्रीज हो रहा है और क्या हो जाएगा? ठीक है, साइज इंक्रीज हो रहा है जिस वजह से निकल जाएगा। हाँ ठीक, क्लियर? इतनी बात सभी को समझ में आ गई? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? आपसे ये सब नहीं पूछेगा, रीजन वगैरह कुछ नहीं पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा? बस जनरल सी बातें पूछेगा कि बताओ कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो आप क्या कर सकते हो? इस तरह से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि इतनी सारी चीजें आप याद रख नहीं पाओगे। आगे भी बहुत कुछ आएगा तो आप याद नहीं रख पाओगे, है ना। तो ये बात समझ में आ गई। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि न्यूक्लियर चार्ज, है ना, अब न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज अपने को पता है कि लेफ्ट टू राइट चलने पे क्या करता है? इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट अगर हम चलेंगे, है ना, लेफ्ट टू राइट या फिर अलोंग द पीरियड चलेंगे, अलोंग द पीरियड चलेंगे, है ना, तो ये क्या होता है? इंक्रीज होता है। अलोंग द पीरियड चलने पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस देन मेटेलिक कैरेक्टर इज व्हाट? मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब ये डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि अब आपको रीजन समझ में आ गया है, क्योंकि नेट चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, तो अब वो निकलना उसके लिए और कठिन हो जाएगा अपने आउटर मोस्ट सेल से। तो इस वजह से हम क्या बोल देंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है?
डिक्रीज होता है अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो। ठीक है, अब एक बात ये भी ध्यान रख लेना यहीं पे, बिल्कुल सीधी सीधी बात ध्यान रख लेना। क्या ध्यान रख लेना कि अगर हम कहें, अगर हम आपसे ऐसा कहें, ठीक है, अगर हम आपसे क्या बताना चाहते, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में ये बात याद रखना। हाँ, ये बात याद रखना कि जो चीज ग्रुप में इंक्रीज होगी तो पीरियड में डिक्रीज होगी, जो ग्रुप में इंक्रीज होगी वो पीरियड में डिक्रीज होगी, यानी दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे के अपोजिट ही चलती हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, क्लियर? ठीक, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ, यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना? ये सिर्फ मेटल के केस में कैरेक्टर शो करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमें एक बात याद करो, हमें क्या पढ़ना था, हमें इसमें जो पढ़ना था ना, मेनली हमें थर्ड पीरियड को ध्यान में रख के पढ़ना था। किसको? थर्ड पीरियड को ध्यान में रख के पढ़ना था। तो अगर मैं बात करता हूँ थर्ड पीरियड की, किसकी बात करता हूँ? आपकी पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड की। तो थर्ड पीरियड में, नोट में देखो, नोट में, इन थर्ड पीरियड, इन थर्ड पीरियड में मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर किस, मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है? मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है? मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है बताओ? थर्ड पीरियड में सबसे ज्यादा मेटेलिक एलिमेंट कौन सा होगा? जो उसकी शुरुआत करेगा, जो उस पीरियड की शुरुआत करेगा वही तो सबसे मोस्ट मेटेलिक होगा। कौन शुरुआत करेगा? क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलोगे तो घट जाएगा। आप थर्ड पीरियड का एलिमेंट बताओ कौन सा है? Na। ठीक है भाई, देखो बहुत अच्छे से पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा पढ़ लेना, है ना? एक बार पीरियोडिक टेबल की शक्ल अच्छे से देख लेना, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पे जो मेटेलिक कैरेक्टर की, बेसिकली मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे ना, तो वो हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप की बात करेंगे। और थोड़ा बहुत फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप और मुश्किल से 13 ग्रुप, 13वां ग्रुप, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और फिर 13वां ग्रुप। और इसके बाद जो आने लगते हैं वो क्या आने लगते हैं? मेटल, वो क्या आने लगते हैं? 13 के बाद 14वां मेटलॉइड ग्रुप हो जाता है, और 15वां क्या हो जाता है? 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, ये सब नॉन मेटल वाले ग्रुप हो जाते हैं। यानी देखो ये जो बातें की गई है केवल किसके लिए की गई है? मेटल्स के लिए। कैसे? थोड़ा इस तरह समझ लो कि जो पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल आप बनाते हो, आपकी पीरियोडिक टेबल में पहले तो हो गया फर्स्ट कॉलम, ये वाला फर्स्ट ग्रुप, फिर सेकेंड ग्रुप, है ना? इसके बाद बीच में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, बीच में भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं। तो उन ग्रुपों के भी अगर बात ना करें थोड़ी देर के लिए, तो इसके बाद चलें, तो इसके बाद कौन सा ग्रुप ले लिया हमने सीधे? 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप, इस तरह के ग्रुप हो गए। अब इसमें ध्यान दो, अगर ये बात कहें तो ये जो पहला ग्रुप है ये पूरा का पूरा मेटल है। ये क्या है? मेटल है। और जो दूसरा ग्रुप है इसको रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं, ये भी मेटल की ही सीरीज में आता है। 13वां भी जो ग्रुप होता है ना, 13वां, जो कि आपका 13वां वाला एल्युमिनियम परिवार का ग्रुप होता है, एल्युमिनियम वाला। ठीक है, एल्युमिनियम फैमिली का जो ग्रुप होता है वो भी क्या होता है? पूरा का पूरा मेटल ही ग्रुप होता है, मेटल ग्रुप होता है। 14वां क्या हो जाता है? ये मेटलॉइड हो जाते हैं। मेटलॉइड जानते हैं सभी लोग क्या होता है? जो लोग जानते हैं वो हाथ रेस कर दें। मेटलॉइड होता है। और इसके बाद ये सभी के सभी यहाँ तक क्या है? ये नॉन मेटल है। ये क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल यहाँ तक। और ये क्या है? ये तो भैया गैस है। ठीक है, ये कौन सी? नोबल गैसेज है। बात समझ में आया? तो इन्हीं केसेस में बात की जाएगी, और आपसे केवल थर्ड पीरियड के बारे में पूछा जाएगा। और थर्ड पीरियड में कौन होता है? सोडियम। ठीक है, पता है? तो हाँ, हैंड रेस केवल 2 लोगों ने किया है, मेटलॉइड क्या होता है। बाकी किसी को नहीं पता है क्या? मेटलॉइड केवल 2 लोगों को ही पता है क्या होता है। सुयस पांडे को पता है और उत्कर्ष को पता है, बाकी लोग कहाँ हैं? 3 हो गए अब तो। मेटलॉइड क्या होता है, बाकी लोगों को नहीं पता है। ठीक है, मेटलॉइड वो होते हैं जो थोड़ी बहुत मेटल की प्रॉपर्टी भी रखते हैं और थोड़ी बहुत नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी रखते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? मेटलॉइड बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? मेटलॉइड बोलते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो मेटलॉइड वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, बीच के होते हैं, जिन्हें उपधातु बोलते हैं हिंदी में। मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हाँ, ठीक है, जैसे मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। ठीक है, वही हाल होता है यहाँ पे भी। ठीक है, वही हाल यहाँ पे भी होता है। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? हाँ, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? अगर पूछना है तो हैंड रेज कर दो, नहीं पूछना है तो आगे बढ़े। जल्दी बताओ, किसी के दिमाग में कुछ खुरापात तो नहीं घूम रही है? नहीं, अगर किसी के दिमाग में कोई भी खुरापात हो
जल्दी पूछो, ठीक है। कोई दिमाग में सवाल आ रहा हो, अड़चन आ रही हो कि भैया ये कैसे बता दिया आपने, है ना, तो पूछ लो। नहीं आ रही है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और अगली प्रॉपर्टी है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। व्हाट इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये अभी बात करता हूँ, ठीक है। इससे पहले नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की मैं एक तरफ बात करता हूँ, एक तरफ आप मुझे क्या करें, पांच नॉन मेटल्स के नाम बताएंगे, 5 नॉन मेटल के नाम बताएंगे, है ना, 5 नॉन मेटल के नाम बताएंगे, जिसमें से एक सॉलिड होना चाहिए, एक गैस होना चाहिए और एक लिक्विड होना चाहिए, या ऐसा कह लो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होना चाहिए। 3 के ही नाम बताओ, चलो 3 के ही नाम बताना है ना, 3 के ही नाम बताना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। या आप कमेंट करते रहिए, मैं इधर पढ़ाना चालू करता हूँ, ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसकी बात करते हैं? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अपने तर्क शक्ति का दीजिए कितना आपको आता है, देखते हैं, ठीक है। नॉन मेटेलिक, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर का जस्ट उल्टा, मेटेलिक कैरेक्टर का जस्ट उल्टा। यानी जब भी कोई एलिमेंट क्या करे, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करके, अब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। यानी जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। ब्रोमीन लिक्विड आ रहा है, अच्छा ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक। हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन डिफाइन ही नहीं है कि मेटल है कि नॉन मेटल है, और बताओ, ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसे क्या बोलते हैं? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक। आरएफ, हीलियम, हीलियम नोबल गैस है। बोरॉन, ब्रोमियम, ब्रोमियम लिक्विड है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ब्रोमीन का था ना, ब्रोमीन था वो। नाइट्रोजन ले लीजिए फिर गैस में, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर? अब इधर मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? जैसे अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो अपने ऊपर क्या लाएगा? नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, नेगेटिव चार्ज लेके आएगा। तो ये प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी है, वो टेंडेंसी जिसमें क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आता है, तो उसे बोलते हैं नॉन मेटल। और इस फिनोमिना को, इस तरह के कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। ओ मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सभी को समझ में आया। यानी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को लेना, जितना ले सकता है और जितने नेगेटिव चार्ज बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं, नॉन मेटेलिक टेंडेंसी होती है इसकी, ठीक। अब देखो ये मत पूछना कि कितने ले सकता है, कितने नहीं ले सकता है, वो अभी आगे अटेंड करेंगे, आगे बताएंगे किन किन बातों पे डिपेंड करता है इनका मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो ये बात सभी को समझ में आ गई, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। अब सीधी सी बात है, अगर मैं कहूँ कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है या इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? सेम तरीका, एटॉमिक साइज पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा? एटॉमिक साइज पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि अगर मैं एटॉमिक साइज इंक्रीज करूंगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अगर मैं एटॉमिक साइज इंक्रीज करता चला जा रहा हूं तो उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का आना आसान होगा कि मुश्किल होगा? जल्दी बताओ। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप चलने पे? डाउन द ग्रुप चलने पे क्या होगा? डाउन द ग्रुप क्या होगा? डाउन द ग्रुप चलेंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? जल्दी बताओ। डाउन द ग्रुप चलने पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। बात समझ में आई? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। एग्जाम्पल ले लो, ग्रुप नंबर 14 का। ग्रुप नंबर 14 में कौन कौन होते हैं? तो ग्रुप नंबर 14 में कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, ठीक है, जर्मेनियम होता है, एंटीमनी होता है, लेड होता है, ठीक। अब कार्बन क्या है?
कार्बन है नॉन मेटल, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन है मेटलॉइड, सिलिकॉन क्या है, मेटलॉइड। जो आपके चिप बनते हैं ना, चिप बोले तो सिम बनता है, मेमोरी कार्ड बनता है, उसमें सिलिकॉन का यूज करते हैं। और ये क्या है, ये जर्मेनियम है, ये भी मेटलॉइड है। ये टिन है, ये भी क्या है, ये भी जो टिन है, टिन टिन है मेटल, टिन क्या है, मेटल। और ये क्या है, ये भी क्या है, मेटल। तो देखो अगर हम ग्रुप नंबर 14 की बात करें, ठीक है, अब देखो अभी आपके दिमाग में, ठीक है, ये क्या बन गए, मेटल बन गए, यानी ऊपर से नीचे आते समय मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता था, तो यहाँ मेटेलिक कैरेक्टर कम रहा होगा, इसलिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा था। धीरे धीरे नॉन मेटल से क्या क्या होने चले जा रहे हैं, मेटल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स हम ये क्या कर सकते हैं, ये जितने भी हैं ये सब क्या है, नीचे की तरफ बढ़ने पे, डाउन द ग्रुप बढ़ने पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर खत्म होता जा रहा है और मेटेलिक कैरेक्टर आता जा रहा है। बात समझ में आ गई। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की, या फिर हम बात करते हैं पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, है ना, अलोंग द पीरियड चलते हैं, या लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, जल्दी बताओ। वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो नेट चार्ज बढ़ेगा, यानी अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो आसानी से अंदर चला जाएगा। दैट मीन्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट चलने में क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात बताएं तो कैसे, देखो अगर एग्जाम्पल की बात देखो ध्यान से, है ना, क्या लिखा है, सोडियम, ठीक, मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, नीचे समझ लेना क्लोरीन लिखा है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, पहले तो ये जो हमें दिख रहे हैं तीन ठो ना, ये तीन चार ठो हमें क्या दिख रहा है, ये जो तीन हमें दिख रहे हैं महारथी, ये है मेटल, ये क्या है, मेटल। इसके बाद ये जो महारथी हैं, ये सिलिकॉन वाले, ये क्या है, ये है मेटलॉइड, ये क्या है, मेटलॉइड, है ना, ये क्या है, मेटलॉइड है। इसके बाद जो बचे कुचे रह गए हैं ये सब क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। ठीक है, देखो एक बात में आप ये कंफ्यूजन आ रहा होगा, मुझे समझ में आ रहा है कंफ्यूजन क्या है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर देखो, आपके पल्ले ये नहीं पड़ रहा होगा कि भैया आपने ग्रुप नंबर 14 पकड़ा, ठीक है, आप अभी तक ये बता रहे थे कि अगर हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड चलते हैं तो जो हमारा प्रॉपर्टी है, मेटेलिक प्रॉपर्टी, वो इंक्रीज होती है, ठीक। और अभी आप यहाँ बता रहे हो कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड चल रहे हैं तो ये नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, और ये मेटल कैसे बन गए, ठीक है। मतलब ग्रुप नंबर 14 में तो नॉन मेटल होने चाहिए थे, इसमें नीचे मेटल कैसे रख दिए, इसमें नीचे मेटल कैसे रख दिए, हमको ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो बेटा देखो एक बात अभी मेरी ध्यान से सुनो, आपको क्वेश्चन अब घुमाने के लिए घुमा कैसे आ सकता है, सुनो ध्यान से। देखो जितना भी कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है तो उसमें दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है, मेटेलिक प्रॉपर्टी भी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। कोई भी एक एलिमेंट है उसमें दोनों प्रॉपर्टी पाई जाएंगी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एक ही साथ। बस क्या प्रेफर करता है कि कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा मात्रा में है जो हमें उभर के दिखाई दे रही है, जो हमें क्या है, उभर के दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं सोडियम की, किसकी बात करते हैं, सोडियम की, तो सोडियम में मेटेलिक प्रॉपर्टी भी है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी है, लेकिन मैटर ये है कि मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादा परसेंटेज में है, इसीलिए ज्यादातर यही दिखाई देती है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर नहीं दिखाई दे सकता। अब कहोगे कैसे, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इसकी कैसे है, हम मान नहीं सकते, है ना, आप ना मानने के लिए तैयार हो जाओगे कि इसके अंदर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कैसे है। ठीक है, तो सुनो, अगर आप सोडियम का एक एटम ले लो और उसके अंदर आप जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन डालना चाहो, जबरदस्ती, तो चला जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी आपको करने में, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वहां चला ही जाएगा, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसके एटम के अंदर डाल दोगे, तो डाल दिया इसने इलेक्ट्रॉन, क्या किया, गेन कर लिया। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या हो गया, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, तो यानी कोई भी मेटल हो या कोई भी एलिमेंट हो उसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, मेटेलिक प्रॉपर्टी भी होती है और नॉन मेटेलिक भी होती है। तो बस ये चेक करते हैं कि कौन सी दिखाई जाती है, कौन सी दिख रही है, जो ज़्यादा दिख रही है वही प्रॉपर्टी बोल देंगे। सोडियम में मेटेलिक दिख रही है इसलिए मेटेलिक बोल दिया है, बाकी इधर कार्बन में नॉन मेटेलिक दिख रही है तो नॉन मेटेलिक बोल दिया है, और जिनमें दोनों दिख रही है बराबर मात्रा में उन्हें क्या बोल दिया है, मेटलॉइड बोल दिया है। अब बात आएगी कि अब हमको क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें, तो बेटा क्वेश्चन पता है कैसे पूछेगा, क्वेश्चन में ये लाइन दे देगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, यहाँ तक की लाइन दे देगा, 4 लाइन दे देगा, और इसमें क्या कहेगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी।
यानी इनकी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, ठीक है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, किसका, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी का। आधे बच्चे तो ऐसे ही घूम जाएंगे चार ऑप्शन में कि वो उसने कह दिया है, उसने क्या कहा है, सोडियम, इधर मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, इनकी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी का क्या लिखो, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी का क्या लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो। आधे बच्चे परेशान, सोडियम तो मेटल है, ये मैग्नीशियम भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है, तो इनकी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी हम कैसे लिख दें, समझ गए, इनकी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी हम कैसे लिख दें, भाई मेटेलिक है ठीक है, लेकिन इनका नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी तो है, और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जितने इधर जाएंगे वैसे से क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो बस यही क्रम हो जाएगा, यही क्रम इनका हो जाएगा। समझ आया, अभी समझ आया कि नहीं बात, जल्दी बताओ, मेरी बात किस किस को समझ में आ गई, समझ में आई तो फटाफट हैंड रेस करो, फटाफट हैंड रेस करो सारे के सारे। क्वेश्चन कैसे घुमा के आएगा, मैंने अभी आपको क्वेश्चन का डेमो दे दिया कैसे आएगा, मैं ऐसे ही टेस्ट में पूछने वाला हूँ, ठीक है, मैं ऐसे ही टेस्ट में क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ठीक। हाँ सब लोग रेस कर दिया करो यार फटाफट हैंड, और जिन्होंने जिनके में हैंड रेस का ऑप्शन नहीं आता है वो एक काम कर लेंगे, अपनी ऐप अपडेट कर लेंगे, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख जाता है ना कितने बच्चों ने हैंड रेस कर लिया कितने ने नहीं किया, ठीक है, क्लियर। आप रेस कर दिया करो, मैं खुद यहाँ से हैंड लो कर दूंगा आप लोगों के, मेरे पास ऑप्शन होता है हैंड लोअर करने का, क्या आप परेशान मत हुआ करो, ठीक है, आप बस रेस करके भूल जाया करो। आप इधर देखो, आप अगले कैरेक्टर की बात करते हैं, है ना, तो ये बात समझ में आई कि कैसे कैसे ये बढ़ते हैं और कैसे कैसे ये घटते हैं, ठीक है, क्लियर। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है और इधर क्या होता है, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो, अब आप लोगों को मैं एक बात अभी आगे चलो आगे ही बता दी जाएगी कि जो जितने भी मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, और जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो एसिडिक, अब एसिडिक प्रॉपर्टी किधर बढ़ेगी और बेसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी किधर बढ़ेगी, वो आपको अपने आप से दिमाग लगाना है। सुनो एक बात मेरे ध्यान से सुनो, कि ये वाला जो लेक्चर है ना, बस इस वाले लेक्चर को भी मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, इस वाले लेक्चर को भी यूट्यूब पे डाला जाएगा, उस पर आपको ये कमेंट करके बताना है कि अगर हम पीरियड में और ग्रुप में चलते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी किधर इंक्रीज करेगी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी किधर इंक्रीज करेगी। बात समझ में आया, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं, मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी, मेटल ऑक्साइड की और नॉन मेटल ऑक्साइड की एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी किधर किधर चलने पे इंक्रीज और डिक्रीज करेंगी, किधर किधर चलने पे इंक्रीज और डिक्रीज करेंगी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगली चीज क्या है, अगली प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में दे रखा है, थोड़ा समझ लें कि व्हाट इज केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक। इसके बाद फिर केमिकल रिएक्टिविटी के बाद फिर आप लोगों को हम आगे की तरफ लेके चलेंगे, है ना, केमिकल रिएक्टिविटी के बाद ही हमें फिर आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, और बाकी थोड़ी बहुत यूनिट्स और काम खत्म हो जाएगा। तो अगली चीज क्या पढ़नी है, केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी, समझ रहे हो। तो देखो अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी की, तो ये क्या चीज होती है, ये क्या बला होती है ना, केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी का जनरल सा एक मतलब है, केमिकल रिएक्टिविटी का एक जनरली मतलब है, जनरल मतलब क्या है कि किस तरह से केमिकल्स जो है ना वो रिएक्ट करते हैं। अब केमिकल रिएक्ट क्यों करते हैं, आपको पता है, जब भी दो एटम आसपास आएंगे तो क्या करेंगे, ऑक्टेट बनाना चाहेंगे, और ऑक्टेट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों की या तो गेनिंग होगी या लूज होगी, इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेंगे या लूज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के गेन और लूज, कौन कौन से एटम ऐसे हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, या कब लूज कर लेंगे आसानी से, कब गेन कर लेंगे। तो जितना ज़्यादा इनमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने और गेन करने की टेंडेंसी होगी ना, दैट मीन्स दूसरे शब्दों में बोले तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात हो रही है एक तरह से, तो उनकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, उनकी रिएक्टिविटी ही उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी केमिकल रिएक्टिविटी का सीधा सा मतलब है कि एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन करने की या इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कितनी ज़्यादा है, दैट मीन्स उसकी केमिकल रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। बात समझ में आया। अब अगर मैं तुमसे पूछ दूँ कि अक्रॉस द पीरियड चलने पे, अक्रॉस द पीरियड चलने पे जो केमिकल रिएक्टिविटी है ना, केमिकल रिएक्टिविटी है वो किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, क्या सोच सकते हो। अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि अक्रॉस द पीरियड चले, अक्रॉस द पीरियड चले, और पीरियड में भी मैं थर्ड पीरियड का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि हमें थर्ड पीरियड को ही बेसिकली पढ़ना है। अब थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं याद कर लो, सबसे पहले कौन आता है सोडियम, फिर कौन आता है मैग्नीशियम, फिर कौन आता है एल्युमिनियम,
फिर कौन आएगा, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, फिर कौन आएगा, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, ये आता है। अब मुझे ये बताना है आपको, अब मुझे ये बताना है कि इनकी रिएक्टिविटी किधर से किधर चलेंगे तो बढ़ेगी और किधर से किधर चलेंगे तो घटेगी। बताओ जल्दी से। अगर मैं तुमसे बता दूं कि पीरियड में इधर से इधर चलेंगे या इधर से इधर चलेंगे तो क्या होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, क्या होगा, जल्दी बताओ। कहीं से देखना दुखना नहीं, अपने दिमाग से बताना, अगर आता हो तो, ना आता हो तो लेकिन तो समझ में नहीं आ रहा क्या बताएं, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है क्या बताएं तो फिर मैं बताऊं। जल्दी बताओ, जिनको जिनको नहीं आ रहा है वो हैंड रेज कर दो, ठीक है, जिनको नहीं आ रहा है वो हाथ खड़े कर दो, यहाँ पे हैंड रेज कर दो, मैं बता देख लूंगा कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कि क्या बताएं, ठीक, फिर मैं बताता हूँ। पहले ये बताओ, केमिकल रिएक्टिविटी समझ में आई क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है ये समझ में आया, कि कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का गेन करना है, लूज करना है, केमिकल रिएक्टिविटी है, ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। हाँ नहीं, केमिकल रिएक्टिविटी नहीं समझ में, आप सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या हुआ देखो, केमिकल रिएक्टिविटी में दोनों बातें एक साथ बोल दी गई, यानी मेटेलिक प्रॉपर्टी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी दोनों बातें क्या बोल दी गई, एक साथ बोल दी गई। कैसे, कि कोई भी एटम कितनी जल्दी या तो इलेक्ट्रॉन को ले ले या इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, दैट मीन्स इट इज केमिकल, मोर केमिकल रिएक्टिव। समझ गए, यानी अगर मैं थोड़ा सा ऐसे कहूँ कि सोडियम, सोडियम के पास आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो उसे एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होगा और बहुत जल्दी से निकाल देगा, बहुत ही ज़्यादा जल्दी से निकाल देगा। सेम एज इट इज क्लोरीन, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो एक इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से ले लेगा। तो जितनी जल्दी से कोई एटम इलेक्ट्रॉन निकाल दे और ले ले, वो क्या हो गया, उसका रिएक्टिविटी होगी, तो दोनों की रिएक्टिविटी हाई हो गई, समझ गए। लेकिन अगर ऐसे ही हम बात करें किसकी, ऐसे ही बात करते हैं मैग्नीशियम की, किसकी बात करते हैं, मैग्नीशियम की, तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना उसके लिए क्या है, कम, सोडियम की तुलना, सोडियम के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, सोडियम के कंपैरिजन में मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। इस वजह से क्या कह सकते हैं कि इसकी जो तुम्हारी रिएक्टिविटी है ना, तो सोडियम के कंपैरिजन में कम है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, है ना, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन लाना अपने अंदर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दिक्कत भरा हो जाएगा, तो इसकी भी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कुल मिला के किस तरह से डिफाइन की जा सकती है, ये डिफाइन की जा सकती है मेटल और नॉन मेटल के आधार पे। जैसे अगर हम बात करें तो हमने अभी ये पढ़ा था कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, ये है मेटल, ये क्या है, मेटल है। और अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन और इसके बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन की, तो ये क्या है, ये है नॉन मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल, ठीक है, और ये मेटलॉइड है, ये क्या है, मेटलॉइड है। तो अगर हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। पहले क्या करेगी, इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, क्यों, क्योंकि आपको ये बताया कि लेफ्ट टू राइट चलने पे, लेफ्ट टू राइट चलने पे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होती है, और लूज करने की टेंडेंसी अगर कम हो रही है इट मींस इनकी रिएक्टिविटी भी कम हो रही है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आते हो, यहाँ पे अभी बीच का आ गया सिलिकॉन, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ना देना ना लेना, बात खत्म, ठीक है, ना देना ना लेना, इनमें क्या है। अब हमें पता है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट चले तो इनकी वैलेंसी -1, इनकी -2, इनकी -3, दैट मींस इधर भी चलने में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो यानी इधर से इधर क्या रहता है, इनकी डिक्रीज होती है, इधर भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और बीच में क्या रहती है, इन लीस्ट रिएक्टिव रहता है, ये रिएक्शन ही नहीं करता है, कार्बन परिवार वाले हैं, ठीक है, बात समझ में आई, ये कार्बन परिवार वाले हैं जो कि जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर तुम केवल इसके हिसाब से बोलना चाहोगे, मेटेलिक कैरेक्टर के आधार पर बोलना चाहोगे, तो ये कहोगे कि पहले डिक्रीज करती है, फिर धीरे धीरे जाके इन जीरो होती है और इसके बाद इंक्रीज करना चालू कर देती है, समझ गए। तो यानी कुल मिला के ये इनका ट्रेंड चलता है अक्रॉस द पीरियड मेटेलिक रिएक्टिविटी का। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही।
हाँ ठीक है। अब अगर मैं तुमसे ये पूछ दूं कि अक्रॉस द ग्रुप क्या होगा, अक्रॉस द ग्रुप क्या, अक्रॉस द ग्रुप क्या होगा, ये तो अक्रॉस द पीरियड था, अक्रॉस द ग्रुप क्या होगा। तो अब अगर हम अक्रॉस द ग्रुप की बात करते हैं, अक्रॉस द ग्रुप की बात करते हैं, तो अक्रॉस द ग्रुप में भी आप मेटल को बेस मान लो और एक तरफ इसको मान लो नॉन मेटल को बेस मान लो। तो आप सभी को पता है कि मेटलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने में बढ़ता है, यानी मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी क्या होगी, डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करेगी। इसीलिए आप देखते हो कि जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो सब कहाँ होते हैं, पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ ही पाए जाते हैं। समझ के, मोस्ट हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ ही पाए जाते हैं, मेटल्स। और अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल में घटती है, नॉन मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग की कैपेसिटी डाउन द ग्रुप जाने पे घटती है, इसीलिए जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं वो ऊपर पाए जाते हैं। लाइक फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे हाईली रिएक्टिव है, वो कहाँ पाया जा रहा है, ऊपर पाया जा रहा है। नॉन मेटल के लिए फ्लोरीन ऊपर पाया जा रहा है क्योंकि उसकी जो डाउन द ग्रुप चलने पे क्या है प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। ठीक है, और इनमें क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसलिए जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं वो नीचे पाए जाते हैं। जैसे ग्रुप फर्स्ट में चले जाओ, जितने नीचे चलते चले जाओगे उतने ही एटम क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव होंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है कि नहीं बताओ, यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो बिना किसी दिक्कत के, है ना। इसके बाद अब आप लोगों का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, है ना। और क्या बचा हुआ है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बचा हुआ है ना। और एक टॉपिक और था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये 3 टॉपिक बचे हुए हैं। कल के कल ये तीनों के तीनों खत्म हो जाएंगे, कल के कल ये तीनों खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद आप लोगों को एक फिर से इंटेक्स क्वेश्चन की एक्सरसाइज दे रखी है, इंटेक्स क्वेश्चन की एक्सरसाइज एक फिर से दे रखी है और आपको ये चीज़ कंप्लीट कर लेनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोगों को एक दिन का मैं फिर से गैप दे रहा हूँ, एक दिन का फिर से आपको गैप मिलेगा जिसमें आप इस चैप्टर को पूरी तरह से खुद से ही पढ़ लें और हर बात को अपने आप से समझ लें और इन सारे इंटेक्स क्वेश्चन को दे करके खुद से आंसर दे लें। देखो जो लोग मेरे साथ 24 दिन सिर्फ 24 डेज इज्जत से पढ़ लोगे, बहुत कायदे से समझ के, इस चीज़ को बहुत ही कायदे से समझ कर क्रॉस क्वेश्चंस करते हुए पढ़ लोगे, तो आप ये मान के चलो कि अब आपको केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन आए हिला नहीं पाएगा 24 दिन के अंदर अंदर। लेकिन अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करते हो, थोड़ी सी केयरलेस करते हो या थोड़ा हल्के पड़ जाते हो, ढीले पड़ जाते हो, तो भाई ये प्रॉब्लम आपकी है, ये प्रॉब्लम क्या है, आपकी है। ठीक है, अब आप इसे कैसे रिजॉल्व करोगे वो मैं भी नहीं जानता। मैंने सिर्फ आपको 24 डेज में अगर केमिस्ट्री कंप्लीट कराने का एक वादा कर दिया है, तो आप भी तो सोचो कि 24 डेज ही हमें सही से पढ़ना है, रोज रोज पढ़ना भी नहीं है, 24 दिन मात्र पढ़ने, 24 दिन में पूरी केमिस्ट्री विद MCQ के साथ हो जाएगी। तो एक कौन सी मेहनत करनी है, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, बस आपको बुक रीड करनी है, रीड करते ही सारी बात दिमाग में घुस जाएगी। इतना एक्सप्लेन मैं अच्छे से कर दे रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। समझ गए, किसी को कोई समस्या परेशानी दिक्कत है अभी तो बताओ, अभी कोई प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी है, नहीं है ना। ठीक है, संडे की वाली न्यूज़ जो होगी वो आप लोगों को ग्रुप में डाल दी जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली मैं संडे को यहाँ पे बुलाऊंगा आप सभी को, 4 तारीख है, यहाँ पे 5 तारीख है, यहाँ पे बुलाऊंगा। ठीक है, और उस दिन सबको आना होगा यार, प्लीज़ कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, वो डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक, और ये वीडियो जाएगी यूट्यूब पे, तो इसमें जो मैंने पूछा था वो आप कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें, शेयर करें। ठीक, बस 2 वीडियोज़ यूट्यूब पे रहेंगी इस क्लास की, इसके अलावा और कोई भी वीडियो इस क्लास की नहीं जाएगी। समझ गए, ये वीडियो सारी की सारी यही पे रहेंगी। ओके डन, टेक केयर, है ना। तो जिनको भी इस बैच में ज्वाइन कर रहा है वो फटाफट ज्वाइन कर ले लाइव टीचमेंट पे। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, टेक केयर, जय हिंद।